बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को चेंज नहीं किया। हालांकि मार्केट जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 50 बेसिस पॉइंट से लेके 75 बेसिस पॉइंट तक इसमें कमी होगी। इसकी वजह क्या बनी है? मार्केट में इन्फ्लेशन जो थी वो हमारे पास जो कोर इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 7+ % रही है। दिसंबर में जो नंबर आया वो 5.6% था। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने शायद कंस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, शायद वो वजह ये है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो फिर बढ़ना शुरू हो गया है, जो तिजारती खसारा है। बिज़नेस कम्युनिटी ये चाह रही थी कि ये कम हो जाता ताकि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और इकॉनमी का जो पहिया है उसको मूव कर सकें। इसी पे बात करेंगे आज हम, और हमारे साथ हैं दानियल अजीज़ जो कि एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर साजिद अमीन हैं जो कि डिप्टी एग्जीक्यूटिव हैं STPI के। जी दानियल अजीज़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। दानियल अजीज़ साहब, एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई थी कि पॉलिसी रेट जो है वो सिंगल डिजिट की तरफ आ जाएगा, लेकिन सेंट्रल बैंक ने तो बड़ा कंस्ट्रेंट दिखाया है इस मामले में। जी, कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर आप दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ये 5% 0.5% जो है कमी की है, फ्रॉम 11 टू 10.5। मेरे ज़ाती ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। असल बात ये है कि इनका रेवेन्यू टारगेट बन नहीं रहा था, तो इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट की है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो जाएं। पिछले साल तकरीबन 1% रिडक्शन से ये कोई 700 बिलियन से ये रुपीस से इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हुई, तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वो मैच करता है जो 330 बिलियन का शॉर्टफॉल है दिसंबर का। और गलत बयानी है स्टेट बैंक की कि इन्होंने 0.5% जो है ग्रोथ के लिए ऐड किया है, जब इनको पहले ही पता था फर्स्ट क्वार्टर में कि ग्रोथ जो है वो सरपास कर रही है इनकी एक्सपेक्टेशंस को। और इसके साथ साथ जो रूरल नॉन फूड नॉन एनर्जी यानी कोर इन्फ्लेशन थी, वो इनके टारगेट से अबव थी। इस पीरियड में अभी जो फिगर आए हैं दिसंबर के, ये नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये 11.3% पे है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी इन्फ्लेशन के ऊपर इन्होंने कहा कि हम टारगेट इस साल तजावज़ करेंगे, यानी 7% का बैरियर जो है वो हम ब्रेक करेंगे। जी मैं साजिद साहब के पास चलूँगा। साजिद साहब, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके रेट में कमी नहीं हुई, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो थी। आपके ख्याल से इसकी क्या बड़ी वजह बनी? जी काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल हम पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से ये देख रहे हैं कि स्टेट बैंक की जो पोजीशन है वो बहुत ही काशियस पोजीशन ली हुई है स्टेट बैंक ने। मुझे लगता है 3 बड़ी बुनियादी ड्राइवर्स हैं इस डिसीजन के, जो स्टेट बैंक बहुत ले रहा है उसको ग्रेजुअल कट्स में या नो कट्स में। पहला तो मेरा ख्याल है, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया अपने इब्तिदाइये में, कि जो आपका कोर इन्फ्लेशन है वो स्टक हुआ है, बहुत स्टिकी हुआ है। और स्टेट बैंक शायद इस वक्त जो आपको रियल इंटरेस्ट रेट को जब वो देख रहा होता है, तो जो कोर चूंकि नीचे नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं एक फियर है कि रिवर्सल हो जाएगी आपके ओवरऑल इन्फ्लेशन ट्रेंड्स में भी, जो हमें नजर आ रही है इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम रिपोर्ट को भी देखें और डिस्कशंस को भी देखें, तो शायद जो जनवरी में आपका इन्फ्लेशन है, जनवरी और फरवरी में वो कोई 7 से 8% की रेंज में वापस आ सकता है। तो उसमें अगर आप इवन हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी अगर वो 7-8% पे चला जाता है, तो आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 2.5% के करीब सिर्फ रह जाता है, जो कि एक बड़ी ही फेयर विंडो होती है, एक बड़ी ही केयरफुल विंडो होती है कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट रफली 2.5% के करीब रहना चाहिए। तो मुझे लगता है फॉरवर्ड लुकिंग में स्टेट बैंक जो है वो रिवर्सल और इंक्रीजिंग जी, स्टेट बैंक ने जो फोरकास्ट नंबर भी किए हैं वो भी 5 to 7% के हैं इन्फ्लेशन के। वो तो लॉन्ग टर्म के हैं। जी वो लॉन्ग टर्म के हैं कि आपकी जो 3 साल की एवरेज है वो 5 से 7% की रेंज में रहे। लेकिन आपका जो मंथली इन्फ्लेशन है वो फरवरी में शायद 7% से ऊपर 7-7.5% फरवरी मार्च में जा सकता है, तो शायद स्टेट बैंक उसको भी देख रहा है। और तीसरा जो मेरा ख्याल बड़ा अहम है कि अगर आप हाई ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो आपको पता है हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट प्रेशर और बाकी सारी चीजें जो वो आती हैं, तो शायद उसको देखते हुए स्टेट बैंक को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं अभी अगर बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आऊं तो बाद में मुझे ट्रेंड को रिवर्स करना पड़े। जब आप ट्रेंड को रिवर्स करते हैं तो फिर आपकी जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली फिर रिवर्स हाई इन्फ्लेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है सबको मिला के जो है स्टेट बैंक ये देख रहा है कि एक तो काशियस रहें,
तो कि रियल इंटरेस्ट रेट का आपका मार्जिन हेडलाइन इन्फ्लेशन के रेफरेंस से भी कम होता चला जाएगा फरवरी मार्च में। वो 2-2.5% की एक विंडो जो है वो देख रहा है फरवरी मार्च में। और मोर इम्पोर्टेंटली यही है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को इस तरह से कम मैनेज किया जाए कि जो ट्रेंड है इंटरेस्ट रेट का वो डिक्रीजिंग ही रखा जाए, या कांस्टेंट रखा जाए या डिक्रीजिंग रखा जाए। वो रिवर्स हो कि ये ना हो कि आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाए 4 या 6 महीने के बाद। तो शायद उसको स्टेट बैंक देखते हुए, और फाइनली मुझे लगता है कि स्टेट बैंक की जो अप्रोच है वो दुरुस्त अप्रोच है। स्टेट बैंक का काम ग्रोथ को सपोर्ट करना, ग्रोथ को प्रमोट करना नहीं है। वो और बहुत सारे महकमे हैं, दर्जनों महकमे हैं हमारे पास इस काम के लिए। स्टेट बैंक को प्राइस स्टेबिलिटी एट लो लेवल उसी पे फोकस करना चाहिए। मॉनिटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन को देखते हुए, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए ही अपने डिसीजन लेने चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वक्त स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त पॉलिसी है। लास्ट मेरा कमेंट जी मैं दानिल अजीज साहब की तरफ आऊँगा। दानिल साहब, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी कुछ पॉजिटिव नज़र आए हैं। हमारी इन्फ्लेशन जो है वो उस तरह शूट नहीं कर गई, तो और ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है 3.7% पे चली गई है। तो वो तो कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी तो हमने हासिल कर ली है, तो हम क्यों इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करें? जी, इंटरेस्ट रेट जो डिक्रीज तो नहीं मैं समझ रहा कि होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक बार बार बता रहा है कि हम इस महीने, इस फिस्कल ईयर के एंड में जो इनका टारगेट रेंज है वो हम तजावज़ करेंगे। अभी आपके जो दूसरे गेस्ट हैं वो कह रहे थे कि ये स्टेट बैंक का काम नहीं है ग्रोथ करवाना, और ये वाज़ेह तौर पर उनके एक्ट में भी लिखा हुआ है। और लेकिन ये 0.5% इन्होंने जो डिक्रीज किया दिसंबर में, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि ये ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए है, जबकि इनकी रूरल जो कोर इन्फ्लेशन है वो तजावज़ कर चुकी है इनके टारगेट को पहले से ही, नवंबर में ही। तो इनको अच्छी तरह पता था। और ये अभी दिसंबर में स्टेट जो IMF है उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक मस्ट रिमेन कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंट, कि ये इन्फ्लेशन को ना बढ़ने दें। तो उस वार्निंग के बावजूद इन्होंने 5% कम कर दिया। ये वो शवायद हैं जो शक पैदा करते हैं कि ये इन्होंने फिस्कल साइड को मैनेज करने के लिए किया है, क्योंकि 74.6% जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट है वो फ्लोटिंग रेट पे है। तो बहुत सेंसिटिविटी है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो आपकी फिस्कल स्पेस यकलख्त बढ़ जाती है। तो जब आपका रेवेन्यू कलेक्ट ना हो रहा हो और IMF कह रहा हो कि आप मिनी बजट दें, और आप वहां आके मान के आगे हो कि आपने रिव्यू में कि जी हम ठीक है, अगर हम ना दिसंबर एंड तक ये पूरा कर सके तो हम मिनी बजट दे देंगे। इवन आपने मदे बता के आए IMF को कि हम सेल टैक्स में मजीद जो है, जो आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है वो इंक्लूड करेंगे, हम फर्टिलाइजर पे टैक्स लगाएंगे, वो सारी चीजें आपने बताई। तो वो तो नहीं हुआ ना, तो वो कैसे फिर बचे हैं वहां से? यहाँ से पैसे कम किए हैं, ये फंजिबिलिटी होती है पैसों की। तो ये समझने की बात है। अब आप देखें कि इस जो ये पीरियड है, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें। रूरल जो नॉन फूड नॉन एनर्जी है वो 11.3% पे चले गई। तो आप रूरल पाकिस्तानी नहीं है, उनको ये ग्रोथ जो सपोर्ट हुई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, उनका हशर नशर करने के लिए आप तैयार हैं? सारे तो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अगर आप समझते हैं कि उनको खाने पीने की चीजें जो है तैयार मिलती है, फसल उनकी तैयार मिलती है, ऐसा नहीं है। तो स्टेट बैंक जो है मुसलसल ये जमील अहमद साहब के दौर में अपने जिम्मेदारियों से कासिर है। इन्होंने 6 साल लगातार, जब से ये अपॉइंट हुए थे, इन्होंने नेगेटिव रियल रेट रखा है इंटरेस्ट का, और उसके जरिए से इन्फ्लेशन जो है वो छत में से फाड़ के निकल गई है। और उन लोगों को सिर्फ फायदा हुआ है जिनकी बैंक तक रसाई थी, और वो सब पाकिस्तान की अशरफी है और ज्यादातर कराची बेस्ड है। तो ये आपस में लूडो खेली इन्होंने सारी, और पाकिस्तान की उसके बदले में महंगाई मिली। जी दानिल साहब, लेकिन जो हमने देखा कि बैंक्स में तो डिपॉजिट्स काफ़ी इंक्रीज़ किए जब इंटरेस्ट रेट हाई रहा था, तो उसमें फिर कितने को आप कह रहे हैं बड़े सिलेक्टिव लोग थे। मेरा तो ख्याल है कि काफ़ी लोग बैंक्स की तरफ आए थे और उन्होंने डिपॉजिट्स कराए, और बहुत से लोग तो करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं, और हमारे बैंक्स जो हैं वो तो ज़्यादातर उनका पोर्टफोलियो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है। इस पर मैं साजिद अमीन साहब के पास चलूँगा। साजिद अमीन साहब, मतलब हम ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेज करता है, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने वो नंबर्स देखे हैं, वो नंबर्स तो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है, और बैंक्स भी को बड़ा एग्रेसिवली लेंड नहीं कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को, सनतों, कारखानों के जो ओनर्स हैं उनको।
जी बहुत शुक्रिया। अब मेरा ख्याल है ये बड़ा अहम सवाल है। इंटरेस्ट रेट को हमारे यहाँ शायद सिर्फ इन्फ्लेशन से जोड़ के देखा जाता है कि जी इन्फ्लेशन चूंकि नीचे आ गया है, हालांकि उसकी फाउंडेशन बहुत कमजोर हैं। हमारा ये जो इन्फ्लेशन गिरा है ये इसलिए गिरा है कि बेस बहुत हाई थी, फिर आपका लो ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, इंपोर्ट्स बहुत कम रही हैं, ट्रेड डेफिसिट थोड़ा लो ग्रोथ की वजह से कंट्रोल रहा है, रुपए पे प्रेशर नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तो जो बहुत एंगल है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेट्स सी जैसे मार्केट कहती है कि आप 3 परसेंटेज पॉइंट या 300 बेस पॉइंट नीचे ले आए, तो उतना ही प्रेशर एक्सचेंज रेट पे आ जाएगा, आपके रुपए के ऊपर आ जाएगा, और फिर वहां पे भी ये सवाल एक मार्केट से आ जाएगा कि जी रुपया क्यों गिर रहा है। तो आपका जो एक्सचेंज रेट थोड़ा बहुत स्टेबल है उस पर भी बहुत सारे सवाल जो हैं उस पर भी प्रेशर आ जाएंगे। एक और चीज तो बड़ी अहम है, मुझे लगता है ये बहुत एक ओवर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हमारी जो मार्केट है कि शायद पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही उसका सिर्फ एक ही वजह है और वो है हाई इंटरेस्ट रेट। हमने देखा है बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर भी बहुत सारी ये इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत छोटा है फॉर्मल सेक्टर जो कि एक्सेस टू फाइनेंस करता है या जो बारो करता है मार्केट सर, उसमें भी बड़ी फर्म्स हैं, जो बहुत बड़ी फर्म्स हैं, जो प्रोडक्टिव यूज है कैपिटल का बैंक से बारोइंग का वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि हमें मॉनिटरी पॉलिसी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो आपका इन्फ्लेशन का लेवल है जो सेंट्रल बैंक का की टारगेट है उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और मैं जैसे दोबारा से रिपीट करूंगा कि इस वक्त जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है वो दुरुस्त पॉलिसी है, इन्फ्लेशन को देखते हुए, नंबर्स को देखते हुए, एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए और आने वाले टाइम में ग्रोथ पे, ट्रेड अकाउंट पे प्रेशर को देखते हुए शायद स्टेट बैंक ने ये सही फैसला किया है। और मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो एक शायद लॉन्गर व्यू में देख रही है चीज़ों को, एक फॉरवर्ड लुकिंग व्यू में देख रही है। अच्छा दानियल अजीज साहब, पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो ज़्यादातर बैंक में तो सेव करते नहीं है, तो फिर आपके ख्याल से इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कितनी हद तक है इंटरेस्ट रेट की, कि आप डिस्करेज कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे खर्च ना किए जाएं और ज़्यादा सेविंग्स की जाएं? जी, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो मैं फ्रैंकली डिसएग्री करता हूँ जो आपके दूसरे गेस्ट हैं उनसे इस बात पे कि ये जो रेट है 5 to 7% की रेंज जो स्टेट बैंक ने रखी है और उसको आसमानी सहीफा समझ बैठी है। दर हकीकत जो डेफिनेशंस का सेक्शन है स्टेट बैंक एक्ट के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसमें स्टेट बैंक को आज़ाद किया गया है, इंडिपेंडेंस उसकी बढ़ाई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि द रेट शैल बी सेट अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस गिवन बाय गवर्नमेंट। ये डेफिनेशंस में लिखा हुआ है, आप बेशक चेक कर लें। तो गवर्नमेंट ने कब इनको 5 to 7% रेंज गाइडेंस दी है? इनको कोई नहीं दी है, बल्कि बजट में जब टारगेट इन्फ्लेशन रेट तय होता है और वो पास होता है, बजट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होता है फाइनेंशियल ईयर के लिए, असल तो वो समझा जा सकता है कि गाइडेंस है। गो के उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट एक टारगेट दे रही है तो यही उनकी गाइडेंस होगी, उसके बरक्स तो नहीं होगी। तो ये 5 to 7% स्टेट बैंक ने खुद से बनाया हुआ है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने जिस रिसर्च की बुनियाद पर ये 5 to 7% बनाया है वो इंतहाई नाकस और मैं समझता हूँ कि फैसिशियस रिसर्च है। और बहुत सारे ममालिक जो है दुनिया में, मेरे ख्याल में सिर्फ 3 या 4 मुल्क हैं जिनकी 7% हायर रेंज है इन्फ्लेशन की, जो स्टेट बैंक रेंज एक्सेप्टेबल कर रहा है। बाकी तो सारे 2 और 3% के करीब हैं ज्यादातर। तो ये जो ट्रेड ऑफ है ये प्लीज अंडरस्टैंड। आपने जो पहले कहा कि जी लोगों ने बहुत डिपॉजिट्स कराए, बात डिपॉजिट की नहीं है, बात एक लोन लेने की है। जब आपका नेगेटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप लोन लेके सिर्फ घड़ियां खरीद के अलमारी में रखते हैं तो आप पैसे कमाते हैं। ये इकोनॉमिक्स में 101 में हमें सिखाया गया था। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि लोगों की रसाई नहीं है बैंक तक, वो बहुत लिमिटेड है। 60% ऑफ ऑल लोन्स आर गिवन आउट इन 2 cities अलोन, लाहौर एंड कराची। और यू कैन इमेजिन के इसका आपस में क्या फर्क है, यानी उस 60% में से 90% कराची में, तो बाकी 5 शहर अगर आप शामिल करते हैं तो 80% ऑफ ऑल लोन्स तमाम बैंकिंग सिस्टम का आ जाता है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए 20% बचता है, वो भी सारा एग्रीकल्चर के पास नहीं जाता। सो कहने का मकसद ये है कि आप ये टोटली लॉपसाइडेड फाइनेंशियल सिस्टम है। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक राग लाते हैं वो टोटल नॉनसेंस है। पिछले 20 साल से हम ये सुन रहे हैं, कभी हमें बताते हैं कि जी माइक्रो फाइनेंस बैंक ये सेक्टर सर्विस करेगी। वो जब उनका भट्टा बैठ गया तो उन्होंने कहा जी अच्छा अब हम स्टेट बैंक से जो ना ये बैंक्स को कह रहे हैं कि ये करें। अब फिर उन्होंने बता दिया कि जी अब नई चीज ये है कि डिजिटल बैंकिंग आ गई है तो ये जैज कैश वगैरह और ये सर्विसेज वो सेक्टर पूरा करेंगे। भाई उनका टोटल तो देखें, मजाक है।
जी जी, क्या वो बात तो कर रहे हैं आप? नंबर्स की टर्म में वो तो बहुत छोटा नहीं नंबर नहीं बनता नहीं, है एक अगर हम मिनट, माइक्रो एक सेकंड, फाइनेंस के। आखिरी बात आपको जी जी। बताना चाहूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 60% ऑफ ऑल डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम आर फ्रॉम रूरल बैंक ब्रांचेस। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। और उसके उसके बदले में उनको मिलता क्या है? दैट्स लाइक somebody cutting off your arm with a machete and then tossing you a band-aid कि ये ले, आपको दे दिया। जबकि फोर्स सेल वैल्यू जो है डीसी रेट का अगर आप देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें डीसी रेट के मुताबिक जितनी भी जमीन किसी भी जिले में है वो सब मेजर्ड है और रेट उसका तय है। तो उसमें आप देखें अगर फोर्स सेल वैल्यू आप लगाएं तो वो 80% चले, आप 60% लगा लें। तो जो अंडर सर्व्ड, अंडर लेवरेज एसेट है आपके, वो तो सारे रूरल एरियाज में है। और हैरानगी की बात यह कि बैंक डिपॉजिट भी सारे उनके। ये क्या तमाशा है? और ये पिछले 60 बरस 75 बरस से हम इनको पालते रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को। खाक इन्होंने किया पाकिस्तान के लिए। कौन सी एक्सपोर्ट्स है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, जरा बता दे दो चार। अब आके जब उनके जी जी। जो टेरिफ रैशनलाइजेशन आई है तो 2-4 करोला साउथ अफ्रीका के या अफ्रीका में भेजे किसी थके हुए मुल्क में बताने के लिए कि ये ले जी एक्सपोर्ट हो गई है। पीसीसीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी और उन्होंने कहा कि जी पावर टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं अगर हम कंपैरेटिव रेट्स को कंपेयर करें अपने जैसे मुल्कों से जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और तीसरा इंटरेस्ट रेट था। तो आपके ख्याल से इन तीनों में सबसे अहम कौन सा है? मेरे ख्याल में जो चीज देखने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान में प्रोबेबली 40 से 45% एनुअलाइज्ड रेट जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स दे भी रहे हैं इनफॉर्मल मार्केट से क्रेडिट उठा के, और मुनाफे भी कमा रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। आप ये हैरानगी की बात देखें। लेकिन उनको फॉर्मल क्रेडिट जो ये काइबोर प्लस 2% पे जो मिलता है सेठ लोगों को, उनको तो नहीं मिलता, बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये टोटली इकोनॉमी जो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है और आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है टोटली लॉपसाइडेड है। और टैक्स जो है 18% सेल टैक्स तो कम से कम सब दे रहे हैं ना। तो टैक्स तो वो दे रहे हैं, जो इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर सारे विदहोल्डिंग टैक्स लगते हैं, वो सारे टैक्स दे रहे हैं जितने भी इम्पोर्ट्स हैं, चाहे वो दवाइयों के लिए जो भी चीजें। सो कहने का मकसद ये है कि ये अच्छा मजाक है। तो अब आके आईएमएफ ने वो जो पहले आपने सवाल पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस का, ये इफेक्टिवनेस तो स्टेट बैंक ने तबाह किया है। क्योंकि तकरीबन 30-40 इन्होंने कंसेशनल विंडोज खोले हुए थे। सोलर पैनल से लेके ये मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने फैसिलिटीज दी हुई थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्टर्स को, और फलाना फंड और फलाना फंड और फलाना फंड, उस पर सब सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट्स थे। वो सारे आईएमएफ ने आके खत्म करवा के फिर इनको कहा कि आप एग्जिम बैंक खोलें और वो बजट के ऊपर रिप्रेजेंट करें कि कितने 100 बिलियन आप दानिश दे साहब, रहे आपके ख्याल से फिर हैं। हम एक्सपोर्ट्स को किस तरह इनकरेज करेंगे? आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन तो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि वो हजम नहीं हो रहा किसी से। सोल्यूशन तो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसमें टैरिफ रैशनलाइजेशन करनी है, जिसको स्टीवन डर्कन प्लान भी कहते हैं, उसमें जो वियतनाम है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, मुख्तलिफ ममालिक है, इंडोनेशिया है, जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल डिजिट में ग्रो किया है साल दर साल, और वो मिडिल इनकम कंट्रीज बन गए हैं। और यहाँ पर टैरिफ बैरियर्स के तहत ये सेठ लोग जो है 40 साल से जो है एक गाड़ी नहीं बना सके हैं। 87% इम्पोर्टेड कंपोनेंट अभी तक खुद बता रहे हैं, इनकी अपनी जो एसोसिएशन है। तो फिर हम कितनी देर तक ये तमाशा चलना है? तो अब आके टैरिफ रैशनलाइजेशन आ रही है तो सबकी चीखें निकल रही हैं कि इंपोर्ट्स के जो है आप उसका टैरिफ रैशनलाइज करें। तो ये सारा किस लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन? ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। आप पढ़े तो सही वो उनका प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है, लेकिन अभी ठंडे ठंडे बुखार उतर रहे हैं सबको। मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट का है वो भी जाहिर है आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो बढ़ाता है, लेकिन इस वक्त जो बहुत ज्यादा है वो ओवर टैक्सेशन है, मल्टीपल टैक्सेस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है, बाकी जो प्रोसेस हैं बिजनेस के वो बहुत ज्यादा वो हैं। बिजली की कीमतें जाहिर है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एनर्जी सेक्टर को टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स मीट करने के लिए पूरा किया गया है। आप चाहे वो पीडीएल देख लें, चाहे कार्बन टैक्स देख लें, चाहे बाकी चीजें देख लें, उनका जो अल्टीमेट लुबे-लबाब है वो यही है कि जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जाए उसके अंदर से। बट अगर इंटरेस्ट रेट हो भी तो इंटरेस्ट रेट को हम हमेशा ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे कि वो कितना बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। मैंने जैसे पहले कहा, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इदारे हैं, फाइनेंस है, प्लानिंग कमीशन है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, चैम्बर्स हैं, ट्रेड यूनियंस और बहुत सारा कुछ है। इन्फ्लेशन के लिए, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वो एक ही इदारा है, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी को आप जब भी पढ़ेंगे
आप उसका जो प्राइमरी मैंडेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और वो है कीमतों का कंट्रोल, इन्फ्लेशन का कंट्रोल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही हमें देखना होगा। बट ओवरऑल हमारे बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं हो पा रहा, ये मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जी जी। अच्छा, दूसरा ये देखिए, खैर वो हम स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं, फ्री मार्केट इकॉनमी की भी बहुत बात होती है, लेकिन स्टेट बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करता है, और रिसेंटली तो काफ़ी ज़्यादा मैनेज किया जा रहा है, और वो उसमें एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। दानियल साहब से इस पर कमेंट लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। तो दानियल साहब, ये मैनेज फ्लोट तो कर रहा है सेंट्रल बैंक, एक ख़ास प्राइस पे रखने की कोशिश कर रहा है। जी, ये मैनेज फ्लोट जरूर होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की सर्विस में कुछ नहीं कर रहा। जब भी आपके पास अनोमलस इनफ्लोज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, जो कि आपकी इकोनॉमी से जनरेट नहीं हो पा रहे हैं और उनका जो फ्यूचर है वो सर्टन नहीं है, तो मुख्तलिफ ममालिक एक प्रोसेस करते हैं, उसको कहते हैं स्टेरलाइजेशन। तो पाकिस्तान में जब ये डॉलर इनफ्लोज आते हैं, जैसे कि रेमिटेंसेस के हैं, अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको पार्ट स्टेरलाइज कर रही है और इसको 280 पे रखने की कोशिश कर रही है। पार्ट स्टेरलाइजेशन से मुराद है कि जो स्टेट बैंक अपने मार्केट ऑपरेशन से डॉलर खरीद रही है, वो तकरीबन आई थिंक जुलाई तक और या अगस्त तक 10 बिलियन डॉलर खरीद चुकी थी, और इस साल भी शायद ये 6 साल, सिर्फ पिछले माह में 1 बिलियन डॉलर इन्होंने पाकिस्तान की मार्केट से खरीदे हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जब फर्ज करें कि अगर 40 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेस हैं, तो ये 40 बिलियन ये मॉप अप करें, तो फिर आप देखें एक्सचेंज रेट कहाँ जाएगा, और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स होंगी या नहीं होंगी। अब ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमने 100 रुपया कम कर दिया है एक्सचेंज रेट में, अब देखें एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, तो देखें ये बात गलत है ना। तो इसको वो जो इंपोर्ट माफिया है वो फिर कहता है इसको कम करें ताकि हम इंपोर्ट करें और गाड़ियां बेचें, क्योंकि बैंकों के मालिक भी वही है, गाड़ियों के मालिक भी वही है। तो वो कहते हैं कि हम आपस में ही कारोबार करते रहे, इंश्योरेंस कंपनियां भी उन्हीं की हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है, जब आप रियल एक्सचेंज रेट की तरफ जाएंगे, जिसमें आप ये स्टेरलाइज करेंगे अनोमलस इनफ्लोज जो है, जो आपकी इकोनॉमी से एमिनेट नहीं कर रही हैं और प्राइस डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि डॉलर बेसिकली सस्ता है। आपके पास आपकी अपनी इकोनॉमी के अगर सिर्फ बेस्ड हो, तो ये कभी भी एक्सचेंज रेट नहीं होगा। तो वो दूसरी इकोनॉमीज है, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट है, कनाडा, अमेरिका वगैरह, वहां से कमाई करके बेच रहे हैं वापस, उसका आपकी इकोनॉमी से क्या क्या कमाल है। तो आपकी डोमेस्टिक जो प्राइस सिग्नलिंग है वो सारी वॉक्ड है इन रेमिटेंसेस की वजह से। तो जब तक आप इस चीज को सामने नहीं लाएंगे, आपके एक्सपोर्ट्स वो आप नहीं कभी हासिल कर पाएंगे। हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। साहब ये पूछा था कि सेंट्रल बैंक जो है वो तो मैनेज फ्लोट करके रुपी और डॉलर की पैरिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, और एक साल में काफ़ी ज़्यादा ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीदे गए और अपने रिज़र्व्स को भी ज़ाहिर बात है डिप्लीट किया गया ताकि रुपी जो है वो इसी तरह मैनेज हो सके। तो इसको जो हम बड़े उसमें पिक्चर में देखें, जो सेंट्रल बैंक का असल रोल है और जो कंट्रोल सेंट्रल बैंक कर रहा है। जी, मेरा इसमें बहुत स्ट्रिक्ट पोजीशन है काशिफ साहब कि हमें, अगर हम एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट करेंगे ओवर वैल्यूएशन के लिए, जब भी आप मैनेज करेंगे आपको अल्टीमेटली नुकसान होगा। और हमने पिछले 70 साल में देखा है, हमने बहुत सारे डॉलर्स भी ज़ाया किए सप्लाई करके मार्केट में, डॉलर को सस्ता रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने की, और उल्टा हमें हमेशा नुकसान हुआ है। हमने डॉलर को 330 रुपए तक जाते देखा है और पैरेलल एक ब्लैक मार्केट को क्रिएट होते भी देखा है। तो मेरी पहली जो होगी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हमेशा यही रहती है मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सचेंज रेट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप जो एक्सचेंज रेट है आप उसके अंदर बहुत ज्यादा मुदाखलत मत करें, नंबर एक। लेकिन इसका एक और एंगल है कि अगर एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो रही है, जैसे स्टेट बैंक ने आज से कुछ साल 1.5 साल पहले कुछ इकदाम लिए, अगर आपकी स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है डॉलर की, या स्पेकुलेटिव होल्डिंग हो रही है डॉलर की, या स्पेकुलेटिव और चीजें हो रही हैं डॉलर की, या क्रॉस बॉर्डर वो स्मगल हो रहा है डॉलर को, तो वहां जरूर स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि जो स्पेकुलेटिव प्रेशर्स हैं उनको रोकना भी स्टेट बैंक के लिए उतना ही अहम है एक्सचेंज रेट को देखने के लिए। ये जो बाइंग हुई है, मुझे लगता है इसके 2 एंगल हैं जिसको शायद हमें थोड़ा सा देखना। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट एक एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो हमारे रिजर्व इतने नीचे चले गए हुए थे कि स्टेट बैंक के पास 2 ऑप्शंस थे
कि या तो वो एक्सचेंज रेट को इतना मसनूई तौर पर रखे कि तमाम इंपोर्ट्स बैन कर दें आप, ताकि रुपए के ऊपर प्रेशर जो है वो उसको सस्टेन किया जा सके। दूसरा ये था कि आप रिजर्व बिल्ड करें, तो वहां पे फिर जो 2-3 फैक्टर्स थे उनमें एक फैक्टर ये भी था कि आप इसको मार्केट से खरीदें। स्टेट बैंक अगर मार्केट से नहीं खरीदता डॉलर, तब भी इस वक्त हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो उसकी बहुत अबतर सूरत हाल हुई होती। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को जो गाइडेंस होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि रुपया जो है या जो डॉलर है वो अपनी फेयर वैल्यू के करीब रहे। उसके अंदर अगर कहीं से भी मसनूई तौर पर मुदाखलत हो रही है, चाहे वो मार्केट के अंदर हो रही है, जैसे मैंने कहा स्पेकुलेशन की बेस पे, स्मगलिंग की बेस पे, हमने देखा है लोग डॉलर्स होल्ड कर रहे थे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। आपकी जो एक्सचेंज करेंसी मार्केट है उसे खरीद के लोग ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। तो वहां पे मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ने फिर इंटरवीन किया है टू बाय इट सेल्फ, और 2-3 पर्पज जो है वो उससे हासिल किए गए। बट की लेसन यही है कि आपकी जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, अगर आप उसमें गैर जरूरी मुदाखलत करेंगे, खासकर रुपए को ओवर वैल्यू रखने के लिए, तो अल्टीमेटली उसका मुल्क को नुकसान हुआ है और आइंदा भी होगा। जी, थैंक यू साजिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी दानिल साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। ये हमने देख लिया कि डॉलर ख़रीदने की बात हो या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात हो, कुछ ऐसे फैसले स्टेट बैंक ज़रूर कर रहा है जो इकॉनमी में समहाउ सही तरह फिर ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं और वो उल्टा हमें हॉन्ट करने आ जाते हैं। आपके ख्याल से इसको फिर किस तरह हैंडल किया जाए? जी, मेरे ख्याल में इनको मजीद स्टेरिलाइजेशन करनी चाहिए। सिर्फ 1/4 स्टेरिलाइजेशन करने से इकोनॉमिक सिग्नलिंग ठीक नहीं हो जानी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो ये दे रहे हैं, अगर आज इनके 16 अरब रुपए के गवर्नमेंट के रिजर्व्स आ गए हैं, तो इसमें से 13.5 अरब तकरीबन तो रोल ओवर है। वो कोई पता नहीं कि किस वक्त किसी ने वो रोल ओवर करने से इनकार कर दें तो फिर इनका क्या असर होगा, और अगर तीनों रोल ओवर करने से इनकार कर दें तो फिर कितना कवर होगा, जो ये हमें बता रहे हैं कि जी हम 3 महीने की कवर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ा शॉर्ट टर्म है ना, ये टोटली इंस्टेबिलिटी है। तो इस चीज को कवर करने के लिए इनको इकदाम लेने चाहिए। जी। वो इकदाम क्या है? वो इकदाम ये है कि इसको फॉरेन एक्सचेंज को जिस तरह ये फ्रीली बांट रहे हैं, ये बंद करें। ये सारे मजीद लोन्स लेके IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से, तो ये शोर अप कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, जबकि दर हकीकत इनके पास वो स्ट्रीम्स रेवेन्यू के नहीं है। जी। अच्छा, एक और चीज़ आपकी नज़र से गुजरी होगी कि सेंट्रल बैंक ने जो कैश रिज़र्व रेशो है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। ये ज़्यादातर तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, प्राइवेट क्रेडिट में तो ये नहीं तब्दील होता, लोग ज़्यादातर इसकी वजह से पैसे तो नहीं कमाते, लेकिन आपके ख्याल से इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा? जी, ये अगर आपको याद हो तो जिस वक्त इन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया था अगस्त 2022 में, और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब चले गए और डार साहब आ गए, और डार साहब ने जबरन बिजली के बिल जो है वो 4 किश्तों में तकसीम कर दिए ताकि इन्फ्लेशन के ऊपर असर ना पड़े, और सिर्फ इसलिए ताकि वो दोबारा से इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर सकें। ये इनकी नून लीग की बकायदा ये पॉलिसी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो छत से फाड़ के निकल गया इन्फ्लेशन। फिर एक पैनिक मेजर में इन्होंने 1% ये बढ़ाया था उस वक्त, आई थिंक दिसंबर 2022 में, आप चेक कर लें। तो ये एक मेजर उन्होंने लिया था कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को, क्योंकि इनको पता था कि इंटरेस्ट रेट अगर इतना बढ़ाना पड़ा तो पटाखा निकल जाना। तो इसलिए इन्होंने एक तसलसल से नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट रखा। ये चेस करते रहे इन्फ्लेशन को, लेकिन उसको कवर नहीं किया। तो इसमें जो इन्फ्लेशन मजीद हुई 4 साल पाकिस्तान में, जो महंगाई का जो तूफान आया है, वो इनकी इन पॉलिसीज की वजह से आया। तो भाई रजा बाकर और इमरान खान करके गए थे, इन्होंने उसको बरकरार रखा। ये नेगेटिव रियल रेट जो है, इन्होंने पता था कि ये ज्यादती है गरीब के साथ। इन्होंने जो हफीज शेख साहब ने पहला IMF का साइन किया था इमरान खान की हुकूमत में, आप देख लें उसमें मेरे ख्याल पेज 9 पे है वो पैराग्राफ 19, उसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू कंटेन इन्फ्लेशन वी विल मेंटेन ए पॉजिटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद 6 साल के लिए नहीं रखा, नेगेटिव रियल रेट। जी सही कह रहे हैं दानिल साहब, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें जब भी हमारे पास थोड़ी सी डॉलर का फ्लो बेहतर होता है, हमारे कर्ज़े जो हैं वो थोड़े से वक्त मिल जाता है, जिस तरह ज़िया के दौर में हुआ, मुशर्रफ के दौर में हुआ, तो उस वक्त थोड़ी सी इकॉनमी को ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, फिस्कल स्पेस मिलता है, फिर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी ठीक नज़र आती है, मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी सी संभलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर वो एक्सटर्नल सपोर्ट ना आ रही हो तो फिर ये सारी पॉलिसी स्ट्रगल्स भी तो चल रही होती है ना।
नहीं, वो तो डॉलर की बारिश हुई है उन दौरों में, अफगानिस्तान की वजह से, जिया दौर में भी और मुशर्रफ दौर में भी। वो तो मानो सलवा फ्रॉम हेवन था, उसमें आपका क्या कमाल है, आपकी इकोनॉमी जी का जी क्या मैं कमाल है, जी आपके मैं वही कह रहा हूँ कि मैनेजर का क्या कमाल है। तो उसका जो इस्तेमाल था उन डॉलर्स का, असल बात तो उनकी थी। मैं आपको बता सकता हूँ कि इशरत हुसैन और शौकत अजीज ने तो उन डॉलर्स में उसकी ऐसी तबाही की कि उसको चौक में डाल के आग लगा देते, तो अपने हाथ सेकने के लिए सर्दियों में तो बेहतर इस्तेमाल होता उसका, जो इन्होंने तमाशा बनाया। ये कंज्यूमर इकोनॉमी जो इन्होंने बनाई है, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, डोब दिया है, ये उस वक्त बनी थी ना, उन डॉलरों पे बनी थी, अफगान वो डॉलर्स पे बनी थी। इसीलिए इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई थी। जी और जी ये और सारी फैक्ट्रियां और ये सारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की फैक्ट्रियां लग गई, और ये बैंक क्रेडिट देना शुरू हो गए, कंज्यूमरिज्म की सोसाइटी बना दी इन्होंने उन डॉलर्स पे। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ भी आते हैं। हमने देखा कि जिस दिन पॉलिसी अनाउंस होनी थी उससे पहले भी स्टॉक मार्केट ऊपर गई, उसके बाद भी थोड़े सी रिएक्शन में ऊपर गई, बट लेटली उसने को 3000 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। तो पाकिस्तान में प्रैक्टिकली कितना को रिलेशनशिप आपको नज़र आता है इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज़ होने से स्टॉक मार्केट का बढ़ने का? डेवलप्ड मार्केट में तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक दूसरे को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये असूली तौर पर जो स्टॉक प्राइस होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिजल्ट होती है बेस्ड ऑन करंट प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स। और अक्सर व पेश जब ये स्टॉक प्राइस बढ़ती है तो कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं लेवरेज के लिए, ताकि वो इक्विटी लेके मजीद अपने कारोबार को बढ़ा सकें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इसकी वजह से ये बेसिकली एक सट्टे की खेल है, यानी गैम्बलिंग डेन है, जहां पर लोग ये उनके पास जब और कोई चीज ना हो तो फिर यहाँ पर पैसे लगाने शुरू हो जाते हैं। और शौकत अजीज इशरत हुसैन के ज़माने में बाकायदा इंश्योरेंस कंपनीज भी ये खेलना शुरू हो गई थी, और बहुत सारे लोग नैब में भी फंस गए थे, क्योंकि उन्होंने स्टेट फंड्स जो हैं इसमें डाल के खेलना शुरू किए थे। जब वो लॉस हुआ, क्लैप्स हुआ, तो फिर सारे जो है ना धुल गए, और वो अरबों रुपए का हर एक जगह नुकसान हुआ। तो ये इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है कि ये इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, अगर ये स्टॉक प्राइस इंक्रीसेस जो हैं ये इस्तेमाल किए जाए क्रेडिट लेने के लिए, कि काम बढ़ाएं वो कंपनीज अपना, यानी प्रोडक्शन बढ़ाएं या अपना एक्सपेंशन करें या इस तरह की कोई नए प्रोडक्ट्स लाएं, फिर तो समझ आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमें एहफाज साहब ने ज्वाइन किया है। आप ब्रोकरेज हाउस को हेड करते हैं और इंडस्ट्री भी चलाते हैं। जी एहफाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी जी अच्छा एहफाज साहब बताइएगा, हम बात कर रहे थे जो पॉलिसी रेट जो है वो स्टेट बैंक ने चेंज नहीं किया। मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो थी कि उसको सिंगल डिजिट पे आ जाना चाहिए आइडियली, लेकिन कह रहे थे 50 बेसिस पॉइंट तक नहीं। इनिशियली कुछ स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव रिएक्शन था, लेकिन बाद में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी 3000 पॉइंट्स जो है वो नीचे गई है। तो पहले आप उस पर कमेंट कर दें जो एक्सपेक्टेशन थी, और फिर थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से इसको रिलेट कर दें। देखें, बिफोर द रेट कट जो बातें हो रही थी कि वी नीड टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ, और ग्रोथ लाने का एक सबसे पहला जो आसान तरीका होता है कि आप नॉट आसान बट एक जो वन ऑफ द पॉलिसी टूल्स इज टू यूज़ इंटरेस्ट रेट्स। और आप इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं, आपकी इकोनॉमी का इंजन चलने शुरू हो जाता है। एंड एवरीबडी वाज ऑफ द ओपिनियन कि हम जाके आईएमएफ से भी टैक्स ब्रेक की भी बात करने वाले थे कि थोड़ा सा टैक्स का रेट भी कम करेंगे और इकोनॉमी चलाने के लिए आप इंटरेस्ट रेट्स भी कम करेंगे। सो एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन आ चुकी थी दैट वी विल गो टू सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स। आप हर गवर्नमेंट के लोग भी बोल रहे थे कि यार इट्स टाइम टू नाउ मूव टूवर्ड्स ग्रोथ। सो ये एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन हो गई थी बाजार में, बट वी डिडंट फॉलो थ्रू विद इट। एंड स्टेट बैंक ने मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी एक प्रूडेंट डिसीजन लिया कि उनने रेट कट नहीं करा, बट उन्होंने उसी वक्त बैंकों क्या सीआरआर में रिलैक्सेशन दे दी बाय 1%, विच मीन्स कि बैंकों को लेंडिंग की जगह खोल दी उनने, बट इंटरेस्ट रेट कम नहीं करे उनने। इससे मेरे हिसाब से, और आज आपने उसका एक और फॉलोअप देखा है कि जब इनने आज एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के भी रेट में कमी लाई है 3% से। सो आई थिंक बिटवीन दीज टू पॉलिसीज अगर आप इनको एक साथ देखें कि बैंकों को लेंडिंग की जगह आपने दे दी ताकि वो
मतलब जो इनकी बुक की साइज थी उसके हिसाब से और लेंडिंग कर सकें, जो इनके लिए फ्री का स्प्रेड था। और वही स्प्रेड से इनको बोला है कि आप जाके एक्सपोर्टर्स को रीफाइनेंस की फैसिलिटी दे दें। तो इनने इकोनॉमी को एक स्टिमुलस दिया है, बट बड़ा टारगेटेड सा स्टिमुलस दिया है ओनली फॉर द एक्सपोर्ट साइड, विच आई थिंक इज अ ग्रेट पॉलिसी। सो आई थिंक बिटवीन जी अफाज साहब, अंडरस्टैंडिंग के मार्केट। एक चीज़ देखें, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो तो 2-3 चीज़ों के साथ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी चीज़ पावर टैरिफ्स हैं, फिर टैक्स रेट्स हैं। ओवरऑल खैर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। और एक वैल्यू एडिशन का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो तो वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स हैं वो तो इस कंपटीशन इस कंस्ट्रेंट के दौर में भी ठीक परफॉर्म कर गई हैं रिसेंटली अगर हम देखें। लेकिन जो वैल्यू एडिड नहीं हैं, जो बड़ी बेसिक लेवल की हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं। तो इस पे ज़रा कमेंट करें। मतलब एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग तो हो गई, लेकिन बाकी जो कॉस्ट है वो तो चैलेंज वहीं पे खड़ा हुआ है। देखिए, आप अगेन यू आर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, आप बहुत लंबे एक आपको स्टेबिलिटी से आप निकल के ग्रोथ में आ रहे हैं। आप बिल्कुल खोल नहीं सकते इकोनॉमी, बिकॉज हमारी इकोनॉमी में एक टेंडेंसी है कंजम्पशन लेड होने की। अगर आपने हर चीज़ खोल दी कि आई एम नॉट डिसएग्रीइंग कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, ऑफ कोर्स बिजली सस्ती होनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, बट दे हैव टू हैपन फेज बाय फेज। सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ट्रेडिंग का एक कंपोनेंट है, इंपोर्ट का एक कंपोनेंट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आई थिंक हुकूमत ये चाह रही है कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर हैं इकोनॉमी के, जिसमें एक्सपोर्ट आती है, उनको पहले आप कोई स्टिमुलस दें ताकि आपकी एक्सपोर्ट की बेस बढ़ती रहे, आपके पास एक डॉलर का इनफ्लो आता रहे, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कंजम्पशन की साइड की तरफ जाएं। जहां तक आपका वैल्यू एडेड का सवाल है, जो काफ़ी रेजिलियंट रही है इवन विद द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स गोइंग अप, इट्स बिकॉज जनरली वैल्यू एडेड में हर कंपनी के पास मार्जिन ज़्यादा होता है। जो आप बेसिक कमोडिटी सेल कर रहे होते हैं उसमें हमेशा मार्जिन कम होता है, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऊपर जाती है, आपका मार्जिन खत्म हो जाता है, एंड देन यू आर अनएबल टू एक्सपोर्ट। बट वैल्यू एडेड में आपके पास ऑब्वियसली मार्जिन ज़्यादा होता है, तो आपके पास कॉस्ट कॉस्ट एब्जॉर्ब करने की जी जी वो सही है, जगह सही ज़्यादा है। होती है। मैं जो दान साहब ये एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम फिर आ गई है, तो आपके ख्याल से ये हेल्प करेगी एक्सपोर्टर्स को, या इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, जो मर्जी स्कीमें दें, लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा सिस्टम बदल दिया गया है। ये एक छुपा हुआ टैक्स गरीबों पे डालते थे सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट्स देने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पे, क्योंकि वो मनी प्रिंट करके फाइनेंस होता था, स्टेट बैंक खुद फाइनेंस करती थी और कोई पूछगिछ नहीं थी। तो एक तो ये सारे विंडोज बंद किए क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी को डाइल्यूट कर रहे थे। ये सब्सिडाइज रेट्स जो है, यानी आप अपना हेडलाइन रेट जो है वो बदलते हैं, पीछे से आपने 20 दरवाजे खोले हुए हैं जिसमें आप कहीं पे 7%, कहीं 3%, कहीं 4% पे दे रहे हैं। तो क्या वो, इसको पॉलिसी डाइल्यूशन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है अब वो डाइल्यूशन काफी कम हो गई है। दूसरा काम खूबसूरत किया है, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त किया है, कि ये जितने भी आपने फैसिलिटी देनी है, इसका जो फाइनल कॉस्ट है वो आप बजट पे डालें और एग्जिम बैंक के जरिए आप दें लोगों को। बेशक आप ईएफएस छोड़ के ईएफएस का ग्रैंडफादर ले आए, बांट दें, सारों को कैश बांट दें भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता तो चले ना कितना गया, किस पे गया। ये हिडन टैक्स तो खत्म करें ना, जो इन्फ्लेशन के जरिए गरीब पे लगाते हैं आप। तो बिल्कुल सही हुआ। तो अब पता चल जाएगा अगर ये ईएफएस आए तो किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है। सिर्फ वो इंडस्ट्रीज क्यों है जो एक्सपोर्ट में डाली गई हैं। एक्सपोर्ट तो बहुत सारी चीज होती हैं। हमें पता है कि अगर एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ाने हैं तो उसमें दुनिया में चीज सीख ली गई है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो पुख्ता और देरपा नहीं हो सकते, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो फिर अगर आप देखें, पाकिस्तान में तो मीट भी एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में तो सब्जियां भी एक्सपोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान में सेसमी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो क्या उनको ईएफएस मिलेगा, या उनको ये जो 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 45% जो है जो आड़ती देता है वो मिलेगा उनको क्रेडिट इंटरेस्ट रेट? मैं इफ़ाज़ साहब से एक लास्ट कमेंट लूँ। इफ़ाज़ साहब, इनिशियली मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया और फिर एकदम मार्केट गिरी भी, इसकी क्या वजह थी? सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस तो बेसिकली मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली थी कि इंटरेस्ट रेट नहीं आया है, बट जैसे आपने देखा होगा कि हमारी परसों, नॉट टुडे बट येस्टरडे, द मार्केट टुक अ बिग करेक्शन ऑफ 6000 पॉइंट्स। बट आपने देखा था कि उससे एक दिन रात को पहले ऑयल का भाव $70 तक आ चुका था, एंड द सुपर टैक्स केस वाज आल्सो लॉस्ट बाय ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट्स।
तो एक सुपर टैक्स का इम्पैक्ट आया था, एक फेयर आ गया था कि एक बहुत बड़ा टैक्स का बिल होगा, तो ये कैश आउटफ्लो होना है, एक ये था। और उसके साथ वो जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ऑयल का रेट जो ऊपर आया था 70 के पास, वहां पे लोगों को एक थोड़ा सा पैनिक आ गया था कि मे बी इट्स टाइम कि इंटरेस्ट रेट साइकिल तो ठीक है, बट जियोपॉलिटिकल किसी हरकत में ऑयल अगर बहुत लंबा चौड़ा अगर ऊपर आ जाता है, दिस वुड एंड अप बीइंग अ प्रॉब्लम फॉर आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल फेयर, बट रात तक आई थिंक कल तक सब चीज़ें थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई थी कि द ऑयल वाज नॉट एबल टू सस्टेन ओवर 70। जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी है, बट आई थिंक जो सुपर टैक्स वाला पार्ट था वो भी लार्जली एब्जॉर्ब हो गया है। सही So the सही है। market then became normalized again. जी थैंक यू फाज साहब एंड थैंक यू वेरी मच दानिल अजीज साहब। नाज़रीन, स्टेट बैंक ने बड़ी कॉशन दिखाई है इंटरेस्ट रेट को चेंज करने में, और ज़्यादातर मार्केट के लोग जो हैं वो अब इस कॉशन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने कुछ टारगेटेड पॉलिसी मेजर्स लिए हैं जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के थ्रू एक्सपोर्ट को इनकरेज करेगी। जिस तरह उन्होंने जो कैश रिज़र्व रेशो है उसको कम कर दिया ताकि थोड़ी सी लिक्विडिटी मिल जाए बैंक्स को। तो ज़्यादातर लोग जो हैं इस सेंट्रल बैंक की अप्रोच को सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कहाँ ठहरेगा, हम भी देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।